तो गाइस झांसी से निकल चुका हूँ आज सुबह। तो बबीना पहुँचने वाला हूँ। तो ऑन द वे एक ढाबा मुझे दिखा ये खुलता, तो यहाँ मैं रुक गया कुछ खाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट एंड स्टफ। तो पराठा ऑर्डर किया है, चाय। कल का दिन बड़ा अजीब सा रहा। कल एक तो लोगों ने इतना मिसगाइड कर दिया, रास्ता इतना ख़राब मिला और पूरे दिन ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को मिला। बड़ी मुश्किल से लोगों के घरों से मुझे पानी मांगना पड़ा, तो कैसे भी करके मैनेज किया। तो रास्ता इतना टूटा हुआ था, जंगल प्लस रोड इतना कि बाइक भी निकल पाए। ऐसे में साइकिल फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई, वहाँ पर मैंने उस बंदे से पूछा तो उसने रास्ता बताया। फिर जाकर मैं शाम को फिर झांसी वाले हाईवे को तो झांसी हाईवे अराउंड 70 किलोमीटर पहले। उसके बाद में फिर जहाँ से सबको मुझसे भी टाइम लग गया। हाईवे में फिर एक जगह मैं रुपा डालते थे खाने के लिए, वहाँ उसके पास अरहर की दाल थी, तो वो मुझे एसिडिटी करती, तो मैंने वो खाई नहीं, वहाँ से चाय पी के लिए। फिर आगे एक जगह और चाय पी अराउंड 7:30 और समथिंग। उसके बाद में कहीं कोई ढाबा नहीं, कुछ नहीं। फिर रात में बड़ा गाँव एक जगह है, उससे आगे निकला, वहाँ मुझे खाना मिला, वहाँ खाना खाया। फिर वहाँ से मैं आ गया तो चला। तो जोखन बाग एक जगह है झांसी में अंदर, वहाँ पर मैं स्टे किया। सुबह किलोमीटर आया था, ज़्यादा एक्टिव हो गया था बनाने के लिए। आज देखते हैं कहाँ तक कवर कर सकते हैं। गर्मी तो किसी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस रोड पे स्पेशली ढाबे और की दिक्कत कम है। लोग पराठा भी आ गया। देखते हैं क्या होता है, आज का दिन कैसा जाता है। कल ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने को नहीं मिला, एक तो रास्ते की वजह से कुछ नहीं पाया, ऊपर से बस फार्मर्स थे कुछ फौजी भाई थे, फ्लैट फौजी थे सुविधा, वो अभी तो बेटा फार्मिंग कर रहे थे। तो मैंने उसमें खाद और वो सब चीज़ें पेस्टिसाइड वगैरह मतलब बीच में खाद डालते थे, उसको फिर वो उगाएंगे। फिर उसके बाद बोलते थे कि या तो अरहर लगाएंगे, या तो गेहूँ लगाएंगे, या तो धान लगाएंगे, ऐसे दिन लगाएंगे। तो हर जगह की एग्रीकल्चर लैंड का अपना अपना अलग अलग सबका वो रहता है, नेचर होता है। कहीं कोई चीज़ की पैदावार ज़्यादा है, कहीं किसी चीज़ की पैदावार ज़्यादा है। तो MP वगैरह में सनफ्लावर वगैरह ये सब भी होता है, काफ़ी चीज़ों की रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये यूपी में है, फिर ललितपुर क्रॉस करना था, यूपी नहीं आएगा। ललितपुर क्रॉस करने के बाद फिर बड़ा शहर सागर आएगा, उससे पहले ही हमें बाकी देखते हैं अपना नाश्ता भी लगेगा। उसके बाद देखेंगे आने वाले, मुझे लग रहा है कि आने वाले अब जो वक्त आया, क्योंकि इसमें पेट्रोल पंप वगैरह है ना, पानी की बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने भी इनसे बोला है भैया तो 2 बॉटल्स मैंने फ्रिज में रखवा दी, बता कुछ तो सहारा मिलेगा। चलो ठीक है भाई। बैक टू बैक फ्लाईओवर्स हालत ख़राब कर देते हैं। बहुत लंबे लंबे फ्लाईओवर्स हैं, और एक के बाद एक आते हैं तो सांस फूल जाती है। देखिए ये वहाँ तक है, और कहाँ से चला आ रहा है, देखा। उसके बाद इधर फ्लाईओवर देखिए, अभी उस फ्लाईओवर पे चढ़े हैं। ये नेक्स्ट फ्लाईओवर सामने दिख रहा होगा आपको। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो गाइस अभी बबीना मैं टोल प्लाज़ा पे पहुंचा था, तो मैं यहाँ पानी के लिए रुका। देन आई आस्क्ड इन द ऑफिस कि मुझे पानी मिल जाए। तो यहाँ पर HR मैनेजर हैं, वो ही वॉज सो काइंड इनफ, उन्होंने पानी भी दिया मुझे ठंडा, प्लस ऑफिस में बुलाया, प्लस चाय भी ऑफ़र की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ी सी ब्लॉगिंग आपको NHAI के बारे में बताया जाए कि इनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्या इनकी लाइफ है,
कैसे ये अपने घर से दूर रह के हम लोगों की खिदमत करते हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए प्लीज़। माय नेम इज़ माधव दीक्षित, आई एम बेसिकली फ्रॉम HR डिपार्टमेंट। ये आपका स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो आप ये पहल कर रहे हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी बाई साइकिल, कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। जो आप रोड साइड जो भी यूजर्स आपको मिलते हैं, जो किसान हैं, जो रोड यूजर्स हैं, उनको आप अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ में। जैसा कि आप मतलब लगता है कि आप आधी रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए, तो इसका मेन मीनिंग ये है कि आप बेसिक एक बार खाना कम खा लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कम खाना खा लीजिए, और लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कीजिए और उनको प्रॉपर शिक्षा दीजिए, जिससे कि वो कभी भूखे ना रह सकें और अपने समाज का कल्याण कर सकें, आपका भी फ्यूचर ब्राइट कर सकें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा आधी ही रोटी खाइए, आप भरपूर भोजन कीजिए, सब कुछ कीजिए। आप इस लायक हैं, सब कुछ है। तो किसान के पास तो हमेशा अन्न, किसान तो अन्नदाता है, किसान के पास तो हमेशा अन्न होता ही है। तो किसान ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान भूखा रहे, आप आराम से खूब खाना खाइए। बस यही है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया और जो संस्कार दिए, तो उसके बारे में वो आपको ही अच्छा लगेगा और देश का भी नाम बढ़ाएंगे वो बच्चे। खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे। और जैसे आप बाईसाइकिल जा रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने हाईवे पे ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो हाईवे पर सेफ्टी के बारे में भी लोगों को साथ ही साथ अवेयर करते हुए चलिएगा। और क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल्स के सामने एकदम से निकल के रोड्स पे आ जाते हैं, और मतलब उनको सेफ्टी के बारे में भी बताइए कि भाई इससे क्या हो सकता है। अगर आपने कुछ मतलब किसी का भाई है, किसी का बेटा है, अगर वो खो जाता है तो उसके पीछे उनका परिवार कितना सफ़र करता है। आप देखेंगे कि अगर किसी का जवान बेटा मतलब किसी एक्सीडेंट में कुछ हो गया है उसको, तो उसका बेटा तो चला गया, लेकिन उसका परिवार उससे कितना सारा सफ़र करता है। तो मैं साकिब जी से यही कहूँगा कि साथ ही साथ एज वेल सेफ्टी का भी वो ध्यान रखिए। और साकिब जी तो खुद सारी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए चीज़ें चल रहे हैं, और बस यही कहना चाहूँगा। और एक और चीज़ है, अगर आपको हाईवे पे रिलेटेड, हम एक टोल प्लाजा ऑपरेट करते हैं, तो अगर आपको हाईवे पर कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए 1033 एक नंबर होता है, उससे आप रोड साइड असिस्टेंट ले सकते हैं। कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए या कोई एक्सीडेंट देखते हैं आप, तो आप 1033 पे कॉल करके आप तुरंत ही हेल्प ले सकते हैं। टोल इसलिए नहीं लगता है कि आपसे एक टैक्स लिया जा रहा है, ये आपकी सुविधा के लिए ही है। इससे गाड़ियों का अच्छा खासा मेंटेनेंस भी रहता है कि गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं होती है। आप गड्ढे मुक्त रोड यूज़ करते हैं। अगर आपको सपोज कुछ हो भी जाता है, आपको डॉक्टर की सुविधा, रोड साइड क्रेन, एम्बुलेंस, सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ड्रिंकिंग वाटर है या कोई भी परेशानी होती है, तो आप 1033 पे कॉल करके ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। और भगवान न करे कि किसी को इस तरीके की ज़रूरत उठानी पड़े कि मतलब किसी का एक्सीडेंट हो या कुछ हो, तो सेफ्टी का ध्यान रखिए। और साकिब जी ने बहुत अच्छा एक स्लोगन लिया है, हाफ रोटी खाइए और बच्चों को पढ़ाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो दीक्षित जी, अब मैं ये पता करना चाहता हूँ कि एज ए एम्प्लॉय ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपकी दिनचर्या क्या रहती है? डेली का क्या आपका रूटीन रहता है? डेली का हमारा रूटीन यही रहता है कि हम सबसे पहले आते हैं, अपना क्लीनिंग वगैरह ये सब चीज़ों का देखना और एम्प्लॉय की वेलनेस के बारे में सोचना। अभी हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है कुछ दिन में, हम एम्प्लॉय के वेलनेस प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें एम्प्लॉय की फुल बॉडी चेकअप, या बॉडी चेकअप मीन्स ऐसा नहीं है कि मतलब हम उनको पहले से अवेयर करेंगे कि उनकी फुल बॉडी चेकअप होगा, उसमें जो भी कमियां होंगी या कुछ वो लगेगा तो वो पहले से ही उस चीज़ के बारे में तैयारी कर लेना, कि वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए फिर उनको प्रॉब्लम हो। तो हम तो ये कहेंगे कि कुछ अगर ऐसा लगता है तो सभी कर्मचारियों को एक्सरसाइज ज़रूरी है, मतलब अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए।
सबसे अगर आप स्वस्थ हैं तो सब स्वस्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन यही है एक कि आप खुद को स्वस्थ रखें और स्वच्छ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी, ये बताइए कि क्योंकि आप HR मैनेजर हैं, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट कैसे होता है? रिक्रूटमेंट बेसिकली हम मतलब ऑनलाइन Naukri.com वगैरह से करते हैं। अच्छा। और इंडीड है, कंसल्टेंसी से कंसल्टेंसी ज़्यादा करते हैं करते hiring। हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन? मिनिमम क्वालिफिकेशन हम ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट, और उसके साथ कोई अगर जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसको डिग्री या डिप्लोमा। अगर जैसे सिविल से है, मतलब हमको मेंटेनेंस मैनेजर उस टाइप का चाहिए तो हमको BTech सिविल से होना चाहिए, इस टाइप से। तो ये जॉब्स ओपनिंग हर साल आती हैं या नहीं, वैकेंसी निकल जाती हैं, या रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कैसे होता है? पे तो बेसिकली नीडेड होता है जब कोई जॉब छोड़ता है, चेंज करता है या कोई प्रमोट होता है तब निकलती हैं, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, इस टाइप की वैकेंसी तब निकलती है। अच्छा, टोल प्लाजा पे हायरार्की क्या होती है? मतलब सबसे ऊपर बंदा मैनेजर होता है, उसके नीचे कौन होता है, फिर उसके नीचे कौन होता है? सबसे पहले होता है हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो NHI के अंडर में आते हैं, जो NHI देखते हैं। उनका कितना एरिया होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर का? उनका मतलब कहना चाहिए उनके अंडर में 8-10 टोल प्लाजा आता है। एक PIU होता है, तकरीबन 400-500 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए उनका रहता है। उसके बाद होते हैं जो 50 किलोमीटर के रूल्स है। अगर 10 टोल प्लाजा आ रहे हैं तो 500 किलोमीटर तो वैसे ही हो गया। जी बिल्कुल। और उसके बाद होता है टोल प्लाजा पे जो बैठते हैं वो होंगे प्रोजेक्ट हेड, जो उनका एक प्रोजेक्ट उनके अंडर में आएगा। उसके बाद प्लाजा मैनेजर, फिर उनका अपना असिस्टेंट भी होता है, फिर HR, अकाउंट्स, और बाकी ये टोल कलेक्टर्स, लैंड सुपरवाइजर्स, और बाकी ऑफिस में हाउसकीपिंग वगैरह, सिक्योरिटी, ये सभी स्टाफ आते हैं। चलिए, मैनी थैंक्स। और इसके अलावा कोई और मैसेज? नहीं, वैसे तो आई थिंक, अच्छा, टोल प्लाजा में जैसे हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं, तो ये इसकी वजह क्या है? लोकल लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है या बाहर के लोगों का होता है, या टोल प्लाजा वालों की कमी होती है, या कैसी क्या होता है ये? इसमें लोकल वाले लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो मतलब ये चार्ज देना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं लोकल इज़ फ्री। लोकल फ्री नहीं होते हैं। जो हमारे टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर रेडियस एरिया में आते हैं, उनका एक मंथली पास बनता है, वो मात्र बहुत छोटी सी अमाउंट का होता है, मात्र 340 रुपये का होता है। वो ऑल इंडिया में आप कहीं भी किसी भी टोल के रेडियस एरिया 20 किलोमीटर रेडियस एरिया में आएंगे तो आपका वो 340 रुपये का पास बनेगा। उससे आप अनलिमिटेड टाइम्स बार टोल प्लाजा क्रॉस कर सकते हैं। उसमें कोई एडिशनल और कोई चार्ज नहीं होता है, और वो फास्टैग के थ्रू ही जा सकते हैं। अब वैसे तो लड़ाई झगड़े का मतलब नहीं बनता है। अब तो फास्टैग हो गया है तो आप अपने फास्टैग में बैलेंस रखिए और नॉन स्टॉप निकल के जाइए। तो कई जगह हमने देखा है कि स्कैनर्स बहुत स्लो हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है निकलने में। स्कैनर स्लो नहीं होते, वो होता है एक यूज़र की अवेयरनेस का प्रॉब्लम होता है कि जैसे यूज़र ने जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुँचे और उन्होंने अपना फास्टैग रिचार्ज किया और तुरंत लाइन में आ गए, तो इस केस में जो रिचार्ज होता है वो हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है, और वो उससे पहले। तो मिनिमम कितना टाइम लगता है टॉप अप होने में, अपडेट होने में? 10 मिनट्स का टाइम लग जाता है। तो अगर मैं तो यूज़र्स को यही कहूँगा कि आप अपने टोल पर, अगर आप किसी टोल रोड पे यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले से ही अपना बैलेंस, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखिएगा, तो जो आगे कभी असुविधा नहीं होगी आपको। सोशल मीडिया पे हम लोग दो चीज़ें बहुत सुनते हैं, दो क्वेश्चन है। पहला है कि येलो लाइन का एक रूल है, दूसरा है कि अगर आपको 2 मिनट या 3 मिनट का या 4 मिनट का कुछ रूल है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो आपको टोल आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो ये मिथ है या ये एक्चुअल में है? ये इस तरीके का कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक अफवाह है, और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि उसको येलो लाइन से पीछे लाइन लग जाए। टोल प्लाजा की वजह से कभी लाइन नहीं लगती है, वो यूज़र की वजह से ही कभी कभी लाइन लगती है। जो जिसके यूज़र के उसमें फास्टैग में बैलेंस नहीं होता है, वो ब्लैक लिस्ट होता है, तो उसकी ही वजह से उसको दिक्कत होती है। टोल प्लाजा का जो सिस्टम का वो है, वो विदिन 3 सेकंड में तो ट्रांजैक्शन हो जाती है पूरी। अगर आप मिनिमम स्पीड 10 या 20 की स्पीड से आप निकलते हुए चले जाएं तो आपका व्हीकल रुकेगा भी नहीं लाइन में। जब प्रॉब्लम तब आती है जब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस नहीं होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये हमारे दीक्षित जी हैं, HR मैनेजर हैं टोल प्लाजा बबीना के, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहे हैं कि येलो लाइन और दूसरा जो रीजंस है उसकी वजह से
टोल माफ़ नहीं होता है। टोल माफ़ सिर्फ ऑथोराइज लोगों के लिए होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, अदरवाइज टोल कैसे भी माफ़ नहीं होता है। तो गाइज ये चीज़ भी देखने वाली है कि टोल प्लाजा पे गलती दोनों ही तरफ से होती है। अगर यूज़र्स हमारे कम्यूट जो कर रहे हैं, अगर टाइम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे और रिचार्ज करा के फ़ौरन क्यू में आ जाते हैं और फिर 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं उनको, और उनकी वजह से जो पीछे 8-10 बंदे गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं उनको दिक्कत होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। टोल रिचार्ज कराने के कम से कम 10 मिनट तक वेट करें, उसके बाद ही आप टोल गेट को क्रॉस करें, अदरवाइज आपकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो जाती है। कुछ लोग कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्बुलेंस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी पर्सनल व्हीकल में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको आगे पीछे करने में बहुत दिक्कत होती है। हो सकता है कि आपके इस कदम से किसी की जान बच जाए। सो प्लीज़ टेक केयर, बी सेफ, और जो सेफ्टी मेजर्स हमारे दीक्षित जी ने बताए हैं प्लीज़ उनका भी ध्यान रखें। थैंक यू सो वेरी मच, बाय। तो दोस्तों ये है बेतवा नदी। ये जो पूरी लैंड है ये पथरीली लैंड है, इसलिए यहाँ पे आपको इसको नदी के बीच में इतने बड़े बड़े स्टोन्स दिख रहे हैं। पूरा इलाका बुंदेलखंड का इलाका है। इस तरफ ये एक नया ब्रिज भी बन गया उधर, 1 is for to and fro। फिश वगैरह हैं इसमें।